स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। हम पिछली 2 कक्षाओं के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की मेडिकल प्री मेडिकल टेस्ट के अंतर्गत पूछे जाते हैं और अन्य कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हमने पादपों में खनिज पोषण से संबंधित लगभग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस क्लास के माध्यम से वाष्पो उत्सर्जन से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे ये प्रश्न MCQ प्रकार के अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत कुल 4 ऑप्शंस होते हैं। उसमें से कोई एक ऑप्शंस उस प्रश्न का आंसर होता है, उस ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि वाष्पो उत्सर्जन ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड है। हमारा पहला प्रश्न है, पर्णरंध्रों के खुलने का कारण है। किसका? पर्णरंध्र, स्टोमेटा के खुलने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है रक्षक कोशिकाओं की स्फीति, गार्ड सेल फूल जाती हैं। किसके कारण? सहायक कोशिकाओं से जब जल गार्ड कोशिकाओं में, रक्षक कोशिकाओं में प्रवेशित होती है, उसकी स्फीति अवस्था कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है रक्षक कोशिकाओं का परिमाप। ये हो नहीं सकता, क्योंकि आकार छोटा या बड़ा होने से रंध्र के खुलने से कोई मतलब नहीं होता। रक्षक कोशिकाओं की संख्या तो सामान्य 2 ही होती है, तो इनकी संख्या खुलने के कारण को स्पष्ट नहीं करता। वायुमंडल में CO2 की मात्रा, ये ऑप्शंस भी रंध्रों के खुलने को स्पष्ट नहीं करता। रंध्र कब खुलते हैं? जब सहायक कोशिका से द्वार कोशिका, जिन्हें हम रक्षक कोशिका भी कहते हैं, में जल जब प्रवेशित होता है तो उस स्थिति में वो स्फीति हो जाती है। स्फीति होने पर इस द्वार कोशिका का आकार होता है वो किडनी शेप होता है। इसकी एक अवतल सतह होती है और दूसरी उत्तल सतह होती है। तो उत्तल सतह की भित्ति पतली होती है, जबकि अवतल सतह की या आंतरिक सतह की भित्ति मोटी होती है, जिसके कारण जैसे ही जल इसके अंदर प्रवेशित होता है तो वो कोशिका झिल्ली पर दबाव लगाता है बाहर की ओर। फलस्वरूप बाह्य सतह बाहर की ओर फैलना प्रारंभ होती है। वो मोटी भित्ति को अंदर की ओर खींचता है, जिसके फलस्वरूप वो पूर्ण रूप से किडनी के सेम के बीच की आकृति का हो जाता है। तो 2 कोशिकाएं पास पास में स्थित होती है, तो इस सेम की बीच की आकृति बनने के कारण इसके मध्य, किसके मध्य? दोनों सहायक रक्षक कोशिकाओं के मध्य का छिद्र खुल जाता है, और इसी क्रिया को हम रंध्र का खुलना कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? रक्षक कोशिकाओं की स्फीति अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों में सबसे कम वाष्पो उत्सर्जन होगा जब वायुमंडल में उच्च आर्द्रता होगी। बिल्कुल उच्च आर्द्रता होगी, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पो उत्सर्जन कम होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उच्च वायु गति। नहीं, क्यों? क्योंकि वायु का वेग बढ़ने पर वाष्पो उत्सर्जन की दर भी बढ़ती है। तीसरा, मृदा में अतिरिक्त जल होता है, तब अतिरिक्त जल होगा तो वाष्पो उत्सर्जन होगा, तो जल का अवशोषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर कम वाष्पो उत्सर्जन हो रहा है, इसका मतलब मृदा में जल कितना भी हो उसका अवशोषण नहीं होता, वो वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित नहीं करता। वातावरणीय दशाएं अत्यधिक शुष्क हो, तो वातावरणीय दशा अत्यधिक शुष्क होती है तो उस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है।
मृदा में जल ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, उच्च वायु वेग होगा तो भी वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। लेकिन जब वातावरण में, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, उस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो इस प्रश्न में भी पूछा क्या गया है, वाष्पोत्सर्जन कम कब होगा, तो कम उसी कंडीशन में होगा जब आर्द्रता उच्च होगी। तो इस प्रश्न में ऑप्शन सही कौन सा है, पहला ऑप्शन, वायुमंडल में जब आर्द्रता उच्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णरंध्र, थोड़ा सा कट रहा है ऊपर से। पर्णरंध्रों के नियमन में सम्मिलित धातु आयन है। हमने जब खनिज पोषकों में पढ़ा था तब इन तत्वों को पढ़ा था। आयरन 1, मैग्नीशियम 2 नंबर, जिंक 3 और चौथे पे क्या है, पोटेशियम। तो याद कीजिए वो पहले वाला लेसन जब हमने तत्वों के या पोषक तत्वों के कार्य पढ़े थे, उसमें एक तत्व था पोटेशियम। पोटेशियम उसमें जो कार्य पढ़ा था वो क्या था, पोटेशियम रंध्रों की गतिविधि को नियमित करता है। तो यहाँ पर भी नियमन से ही संबंधित प्रश्न है, रंध्र को खोलना और बंद करना। इस कार्य के लिए मुख्य भूमिका किसकी होती है, पोटेशियम की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो धातु होती है जो रंध्रों का नियमन करती है, वो पोटेशियम है, K+ है। शाकीय पौधों के द्वारा अवशोषित जल का निम्नलिखित प्रतिशत वाष्पो उत्सर्जित हो जाता है। किसके संदर्भ में बात की है शाकीय पौधों के वाष्पो उत्सर्जन। शाकीय पौधे जिनमें पर्ण अधिक पाई जाती है, ऐसे पादपों में, और शाकीय पौधों की दूसरी परिभाषा क्या होती है, जो जिनका आयु काल कम होता है, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सामान्य तौर पर एक बीजपत्री पादप जितने भी होते हैं वो शाकीय पौधों के रूप में पाया जाता है। तो इनमें वाष्पो उत्सर्जन होगा, कितना प्रतिशत होगा। एक बात और ध्यान देना, शाकीय पौधे सामान्य तौर पर मोनोकोटिलेडोन होते हैं, तो इन मोनोकोटिलेडोन पर्ण की दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र की उपस्थिति वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को निर्धारित करती है। रंध्र ज़्यादा होंगे तो वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होंगे। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अधिकांश भाग, जो कि लगभग 96 से 99 तक होता है, जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। तो आते हैं प्रश्न पर, कंसेप्ट क्लियर होने पर। शाकीय पौधों के द्वारा अवशोषित जल का निम्नलिखित प्रतिशत भाग उत्सर्जित हो जाता है। तो रंध्रों की उपस्थिति, हमेशा रंध्रों की खुली रहने और अधिकांश जल का अवशोषण से संबंधित यदि हम ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा आएगा, 80%? नहीं, क्योंकि अधिकांश में नहीं आता ये। 60% भी अधिकांश में नहीं आ रहा है, 40% भी नहीं आ रहा है, 99%। ये सबसे अधिक उत्सर्जित होने वाली वाष्प का भाग है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 99%, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पौधों में या पौधों से वाष्पो उत्सर्जन अधिक होगा। इससे पहले तो पढ़ा था हमने कम होगा, अब है अधिक होगा। कब अधिक होगा, जब वातावरण में आर्द्रता, काफ़ी मात्रा में आर्द्रता होगी। तो आर्द्रता अधिक होगी तो सीधी सी बात है वाष्पो उत्सर्जन कम होता है। वायु अधिक नम होगी, बात एक ही है, आर्द्रता अधिक होना या नम होना। अतिरिक्त जल वर्षा होना, जब वर्षा ज़्यादा होगी तो वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होगी। इसका मतलब ये 3 ऑप्शन आर्द्रता से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वातावरण दशा है शुष्क होगी, बिल्कुल सही है। जब वातावरण में आर्द्रता कम होगी तो शुष्कता बढ़ेगी, शुष्कता बढ़ने पर वाष्पो उत्सर्जन अधिक होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4, वातावरणीय दशा शुष्क होगी तब। नेक्स्ट प्रश्न है,
पत्तियों में जो क्रिया होती है उनमें से एक है जो उनके ताप को कम करती है। क्रिया के बारे में पूछा है, बहुत सारी क्रिया होती होगी, उनमें से एक क्रिया जो उनके ताप को नियंत्रित करने का कार्य करती है, उस क्रिया को सेलेक्ट करना है। नंबर फर्स्ट, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में या सरल पदार्थों में विघटित होते हैं। श्वसन एक दहन की प्रक्रिया है। इस क्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ताप कम नहीं होता। सर्दी के मौसम में जैसे ही हमें ठंड लगना प्रारंभ होती है तो क्या होता है, अचानक भूख बढ़ जाती है, आवश्यकता बढ़ जाती है, जिससे श्वसन क्रिया अधिक हो, अधिक ऊर्जा निर्मित हो, जिसके फलस्वरूप शरीर का तापमान वायुमंडलीय तापमान के अनुकूलित किया जा सके। तो इसका मतलब श्वसन क्रिया में ताप कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में संश्लेषण क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें भी ताप कम नहीं होता। जल अपघटन से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जल अपघटित होकर हाइड्रोजन धनायन और OH बनाएगा, जिसमें ताप कम नहीं होगा। चौथा ऑप्शन से वाष्पोत्सर्जन। आंसर सही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो वाष्प बनेगी किसकी? जल की। जल किसी सतह से वाष्पीकृत होता है तो उस दौरान क्या करता है, अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को ग्रहण करेगा। क्यों ग्रहण करेगा? क्योंकि जल के अणुओं को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए एक आवश्यक संक्रमण ऊर्जा को पार करना पड़ता है। क्योंकि वातावरण में ताप कम होता है, जैसे 40 डिग्री 35 डिग्री, इतने ताप पर जल के अणु वाष्पीकृत नहीं होते हैं, इसलिए वो आसपास की मेसोफिल कोशिकाओं से ऊर्जा को या ऊष्मा को अवशोषित करेगा, जिससे जल के अणुओं की वाष्पन हेतु संक्रमण ऊर्जा को वो पार कर ले। जैसे ही वो संक्रमण ऊर्जा को पार करेगा, तुरंत प्रभाव से जल के अणु द्रवावस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि इस क्रिया के दौरान जल के अणुओं ने क्या किया, आसपास के क्षेत्र से ऊष्मा को ग्रहण किए, फलस्वरूप उस क्षेत्र की कोशिकाओं का ताप कम हो जाता है। ये एक वाष्पोत्सर्जन की सामान्य सी परिघटना है। आप सिंपल से इसको तरीके से समझ सकते हैं कि जब मटके के अंदर हम पानी रखते हैं तो पानी ठंडा क्यों होता है, जबकि स्टील के पात्र में यदि हम पानी रखते हैं तो वो पानी ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिट्टी के मटके की दीवार के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से जल बाहर की ओर निकलता रहता है और जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तुरंत प्रभाव से आसपास के वातावरण से ऊष्मा को ग्रहण करके वाष्पीकृत हो जाता है। लगातार वाष्प बनती रहती है और वो लगातार उस पानी से ऊष्मा को ग्रहण करते रहते हैं। फलस्वरूप पानी की ऊष्मा का मान या उसका ताप कम हो जाता है, जिसके कारण मटके का पानी ठंडा हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया स्टील के पात्र में नहीं होती है, इसलिए उसका पानी ठंडा नहीं होता। तो पादपों के लिए वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये ताप नियमन, ताप को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के मुरझाने का कारण है। पौधे मुरझा जाते हैं, क्यों मुरझा जाएंगे? पहली बात तो कब मुरझाते हैं सामान्य तौर पर? तो सामान्य तौर पर दोपहर में 12 बजे से 3 बजे के बीच में जब वातावरण का तापमान उच्च होता है, उस स्थिति में तापमान मुरझाते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं। क्यों मुरझाते हैं? क्योंकि उसमें वाष्पन क्रिया ज़्यादा होती है, जबकि अवशोषित जल की मात्रा कम होती है। तो ये किसको परिभाषित करता है? वाष्पोत्सर्जन को करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, श्वसन मुरझाने का कारण नहीं। प्रकाश संश्लेषण भी मुरझाने का कारण नहीं। अवशोषण, जल अवशोषण अधिक होगा तो पौधे मुरझाएंगे नहीं, बल्कि स्फीति अवस्था बनेगी। और चौथा ऑप्शन क्या है? वाष्पोत्सर्जन, बिल्कुल राइट।
वाष्पोत्सर्जन उस समय अधिक होने के कारण पौधे मुरझा जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन पौधों को वापस जल की आपूर्ति हो जाए, उतना जल मिल जाए जितना वाष्प के रूप में उसकी हानि हो रही है, तो पौधे वापस स्फीति अवस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्पो उत्सर्जन की दर ऊंची होती है, कब होती है? जब वायुमंडल जल वाष्प से संतृप्त होता है, इसका मतलब आर्द्रता अधिक होती है। प्रकाश बहुत धुंधला होता है, तो प्रकाश से कोई लेना देना नहीं। तापकण बहुत कम होता है, तापकण कम होगा तो ताप कम होने पर वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। वायुमंडल शुष्क और ताप उच्च होता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये प्रश्न पहले भी 2 से 3 बार आ चुका है। तो आंसर क्या होगा? जब वायुमंडल शुष्क तथा ताप उच्च होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में जल की हानि पत्तियों के मुरझाने का कारण है। अभी अपने प्रश्न में देखा था, जल हानि अधिक होती है तो पत्तियाँ मुरझा जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होते हैं? रंध्र भी बंद हो जाते हैं। फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं होता, सीधा सा इसकी उत्पादकता और प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। तो इसको कैसे रोका जाए? तो रोकने के लिए क्या किया जाए? हम पादपों पर क्या किया जाए जिससे वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया कम हो? पहला, पौधे को चमकीले प्रकाश में रखा जाए तो वाष्पो उत्सर्जन अधिक होगा, जल हानि अधिक होगी। एल्कोहल का छिड़काव किया जाए तो एल्कोहल क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा। उल्टा हम जल हानि को रोक रहे हैं, मुरझाने को रोक रहे हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन के कारण कोशिका नष्ट हो जाएगी। पत्ती के तेल पर वैसलीन लगा दिया जाए तो इससे क्या होगा? एक पतली परत बन जाएगी जो जल के प्रति अपारगमी है, फलस्वरूप जल की हानि नहीं होगी। काफ़ी अधिक मात्रा में उर्वरक देकर, जब उर्वरक अधिक मात्रा में देंगे तो क्या होगा? मृदा विलीन की सांद्रता बढ़ जाएगी, फलस्वरूप जल का अवशोषण नहीं होगा। इसके कारण भी पत्तियों में मुरझाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन लगातार हो ही रहा है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा है कि यदि पर्ण के तल पर वैसलीन लगा दी जाए तो वैसलीन जल के प्रति अपारगम्य होने के कारण या वाष्प के प्रति अपारगम्य होने के कारण वाष्पो उत्सर्जन नहीं होगा, इससे जल की हानि को रोका जा सकता है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, वाष्पो उत्सर्जन को कम करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग हम पौधे पर करते हैं, जो एक पतली परत का निर्माण कर देता है, ऐसे पदार्थों को प्रति वाष्पो उत्सर्जक पदार्थ कहते हैं। क्या नाम देंगे? प्रति वाष्पो उत्सर्जक पदार्थ। इन पदार्थों के मुख्य गुण ये होने चाहिए कि ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के प्रति तो पारगमी होने चाहिए, लेकिन जल के प्रति अपारगमी हो, जिससे वाष्पो उत्सर्जन नहीं होगा, लेकिन गैसीय विनिमय लगातार होने के कारण फोटोसिंथेसिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पत्तियां जो दिन के समय मुरझा जाती है और रात्रि में वापस ठीक हो जाती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, तो रात्रि में से कोई लेना देना नहीं। पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं, कब? दिन में। ताप कम हो जाता है और वाष्पो उत्सर्जन भी कम हो जाता है। बात बिल्कुल सही है कि जब रंध्र बंद हो जाएंगे तो वाष्पो उत्सर्जन कम हो जाएगा, और वाष्पो उत्सर्जन की कमी के कारण जल की हानि नहीं हो पाएगी, पत्तियाँ स्फीति अवस्था में आ जाएगी। तो रात में ये ऐसा होता है। कार्बनिक पदार्थों का चालन और अवशोषण, दोनों पदार्थों का चालन और अवशोषण दोनों बढ़ जाते हैं? नहीं। अंधेरी की दशा में पौधे सो रहे होते तो पत्तियाँ ठीक कैसे हुई? पत्तियाँ तो मुरझानी चाहिए। जैसे बबूल की पत्तियाँ देखी होगी आपने, जैसे ही सूर्यास्त होता है पत्तियाँ मुरझा जाते हैं। हम क्या कहते हैं सामान्य भाषा में? पौधा सो गया। तो ये क्रिया रात्रि में हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है कि रात्रि में वापस ठीक हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि रात्रि में रंध्र बंद होते हैं, तापमान भी कम होता है और वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है, फलस्वरूप जल की हानि नहीं होने के कारण पत्तियाँ वापस ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसे पौधों में दिन के समय क्या हो रहा है? वाष्पो उत्सर्जन बहुत अधिक हो रहा है, इसलिए पौधा मुरझा जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हुआ? सेकंड नंबर,
पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं, ताप कम हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, फलस्वरूप रात्रि में पर्ण वापस या पौधा ठीक हो जाता है। शर्करा का कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन किसके लिए आवश्यक है? कार्बनिक अम्ल कौन सा? जैसे मैलिक एसिड बन गए, हमने पढ़ा था रंध्रीय गतिविधि के अंतर्गत स्टार्च शर्करा में बदलता है, शर्करा स्टार्च में बदल जाती है, एक ऐसा ऑप्शन पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर ये कार्बनिक अम्ल मूल रूप से मैलिक एसिड में बदलेगा, तो ये क्यों आवश्यक है? रंध्रों के बंद होने के लिए, रंध्रों के खुलने के लिए, स्टोमेटा के खुलने के लिए, स्टोमेटा या रंध्र एक ही चीज़ है इसमें, तो स्टोमेटा के बंद होने के लिए, स्टोमेटा के खुलने के लिए, स्टोमेटा के आरंभीकरण के लिए या स्टोमेटा वृद्धि के लिए शर्करा का परिवर्तन हो रहा है। किसमें हो रहा है? मैलिक एसिड जैसे में। और मैलिक एसिड पोटेशियम से क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बनाता है, जिसके कारण प्राशन सांद्रता बढ़ने के कारण रंध्र खुल जाते हैं। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हुआ? स्टोमेटा के खुलने के लिए शर्करा कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती के चारों ओर CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रभाव होगा। CO2 बढ़ती है तो रंध्र हमेशा बंद होते हैं। ये हमने सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा था। तो पर्ण तेजी से खुलेंगे? नहीं, गलत आंसर। आंशिक रूप से रंध्र बंद हो जाएंगे? एक बात हो सकती है। पूर्ण रूप से रंध्र बंद हो जाएंगे? पूर्ण रूप से भी हो सकते हैं। रंध्रों के खुलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब प्रभाव तो पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला और 4 तो बिल्कुल ही गलत है। अब बात करते हैं कि पूर्ण रूप से बंद होंगे या आंशिक रूप से, तो इसका आंसर क्या होगा? आंशिक रूप से रंध्र बंद होते हैं, पूर्ण रूप से कभी भी नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस जो ट्रांसपीरेशन या हम हिंदी में इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में पढ़ा है। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? आपको ये प्रश्न हल करना कैसे लगे? इसके बारे में अपने कमेंट लिखकर ज़रूर सूचित करें। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।